हेलो। आज बीए अंतिम वर्ष इतिहास विषय में हम जो बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा है उस परीक्षा से संबंधित इकाई वाइज पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। और जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में कैसे आपको परीक्षा प्रश्न पत्र अटेंड करना है, किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना है और इकाई वाइज यानी यूनिट वाइज आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन पे अपन विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। तो अभी हम बीए अंतिम वर्ष का जो इतिहास का पेपर है, भारत का इतिहास, जो प्रथम प्रश्न पत्र है 1740 से लेकर 1950 ईस्वी तक का, उसके बारे में पूरी परिचर्चा करेंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या सवाल बन रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, उनके ऊपर अपन पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और इकाई वाइज कर रहे हैं। टोटल जो परीक्षा प्रश्न पत्र है उसका ध्यान रखना है आपको। इसका जो समय है वो 3 घंटे का है। कितने का है? 3 घंटे का समय रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहेंगे, यानी 100 अंक का पेपर होगा। और जो 100 अंक का पेपर है ये 3 भागों में डिवाइड होगा, ए, बी और सी। जो ए पार्ट है उस ए पार्ट में आपको 10 सवाल दिए हुए होंगे और अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जितना पूछा गया उतना उसका उत्तर देना है। तो 10 सवाल आएंगे और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। टोटल 20 अंक पार्ट ए से रिलेटेड होंगे। उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो मिनिमम इन्होंने लिखी है 50 शब्द तक उत्तर देना है अधिकतम। बाकी जितना पूछा गया है, कोई अगर तथ्यात्मक उत्तर है, फैक्ट उत्तर है, तो उसका जितना पूछा गया वो उत्तर देना है और परिभाषित करना हो तो 50 शब्द तक जाना है। जो पार्ट बी है उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे आपके, और यूनिट वाइज पर यूनिट 2 क्वेश्चंस। कितने होंगे? 2। और दोनों ही और अथवा में होंगे। उन अथवा में 2 में से कोई आपको एक करना है। इसका मतलब यूनिट कितनी है? 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल आएंगे तो 5 यूनिट के 10 सवाल हुए और प्रत्येक यूनिट से 1 सवाल अटेंड करना है, यानी हर यूनिट से 1 सवाल लेना जरूरी है। 2 में से कोई भी 1 सवाल करना है और इस प्रकार आप हर यूनिट से 1-1 सवाल लोगे तो 5 यूनिट से 5 सवाल होंगे और ये 1 सवाल 7 अंक का होगा। तो ये 35 अंक की पार्ट बी रहेगा और 20 अंक का पार्ट ए रहेगा। अब रहा पार्ट सी। पार्ट सी जो है और विशेष करके पार्ट बी, इसमें उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो है 250। और 250 शब्द सीमा का मतलब है कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज तक आपको आंसर देना है। अच्छा विश्लेषण करना है, मुख्य बातों को हाईलाइट करना है, इसमें ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। और पार्ट जो सी है वो निबंधात्मक प्रश्न है, ऐसे टाइप। और इन निबंधात्मक प्रश्न में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक बड़ा सवाल आएगा, 5 आएंगे। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से एक लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसमें आप 5 में से कोई भी 3 कर सकते हो, कोई 3 अटेंड करने हैं और 3 करोगे तो 3 सवाल अटेंड करने और एक सवाल 15 नंबर का है तो ये टोटल 45 की होगी। 45, 35 और 20, टोटल 100 अंक हो गए। तो ये 100 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा और इसकी जो शब्द सीमा है वो है 500 शब्द। और 500 शब्द सीमा का मतलब है आपको 4.5 से 5 पेज में इसका उत्तर देना है। इस चीज का ध्यान रखना। आपको जो उत्तर देने का प्रोसेस है उस उत्तर में देते समय ये ध्यान नहीं रखें कि जितना पूछा गया उसका शॉर्ट आंसर लेकर के चलो। और एक चीज और है, जब आप उत्तर देते हो तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जितनी भी तथ्यात्मक बातें हैं, उन सब बातों को आप इंडिकेट जरूर करें। किसी चीज को छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कम शब्दों में उत्तर देना है तो हो सकता है उसकी मुख्य बातें रखे, लेकिन किसी को छोड़ के नहीं जाना है। उसकी जितनी मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों को हाईलाइट करना है, पर पॉइंट हाईलाइट करना है और पर पॉइंट को वहाँ चीजें मेंशन करनी, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर वो विश्लेषणात्मक 500 शब्द सीमा में तो पूरी डिटेल से दो, और 250 में आ जाए तो थोड़ा उसको सॉर्ट करना है, पर पॉइंट्स पूरे लेने। ऐसे नहीं है कि 15 पॉइंट्स आप लिख रहे थे बड़े वाले सवाल में, अब वो आ गया छोटे वाले सवाल में 250 में तो आपने 10 कर दिए। ऐसा नहीं करना, लिखने 15 के 15 है, लेकिन उसकी जो शब्द सीमा है उसके अकॉर्डिंग अपन को ध्यान रखते हुए उसका विश्लेषण थोड़ा कम करना है, उनकी मुख्य बातों को ही हाईलाइट करना है। समझ में आया ये? तो ये आपके 3 खंडों में पेपर है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। इन सी पार्ट यानी तीनों पार्ट को मिला करके आपका पूरा क्वेश्चन जो पेपर है वो बनेगा। अब अपन इकाई वाइज एक एक करके अपन सवालों की तरफ जाते हैं
किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है पढ़ते समय। अभी कम दिन रहे अपने पास, जो आपके परीक्षा का टाइम टेबल है वो भी आ गया है। पहला पेपर आपका 16 अप्रैल 2024 को है और जो टाइमिंग है वो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका पेपर होगा। 16 अप्रैल 2024 को होगा भारत का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र। तो ये बात थोड़ी विशेष ध्यान रखना। और एक पेपर देने जाते समय कई बार आप लोग क्या करते हैं कि अपनी पहचान पत्र लेकर के नहीं जाते साथ में, तो एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाए और विशेष करके जहां तक हो सके अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाए। प्रश्न पत्र देने जाते समय आधार कार्ड, पैन और विशेष करके एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें विशेष ध्यान रखनी है। क्या क्या? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है। ये भूल नहीं करनी है अपने, ताकि वहाँ अपने को फालतू इस वजह से अपन को उलझन में नहीं पड़ना है। बार बार एग्जाम होता है, एग्जाम के संदर्भ में तैयारी करके जाते हैं, फिर उसी बसोपेश में पड़ जाते हैं और अपन टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ें अपने साथ रखें अनिवार्य रूप से। मोबाइल लेकर के कोई परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसी शिकायत आती है कि मोबाइल लेके चले गए, हड़बड़ाहट में अंदर आ गया, ऐसी चीज़ें गलती नहीं करे, उनको हमेशा अवॉइड करें। सिर्फ 2 चीज़ें साथ में लेके जाना है। अब अपन करते हैं यूनिट वाइज विश्लेषण एक एक करके। अब देखो, जो प्रश्न पत्र पूरा बन रहा है उसमें अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे इकाई फर्स्ट पर, यानी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है क्या, जिन चीज़ों पर अपन को विशेष जोर देना है। देखो, यूनिट फर्स्ट थोड़ी बड़ी चीज है। इसमें क्या है, शुरू में यूरोपियन देश आए, उसमें विशेष करके अपने यहाँ अंग्रेजों ने अधिक राज किया है। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इकाई फर्स्ट में क्या है, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। पहला क्वेश्चन से यही बन रहा है। अगर इसके अलावा दूसरा देखें तो आपको ये याद रखना है, बक्सर और प्लासी। पहले मैं जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंसों की तरफ आपको बता रहा हूं। बक्सर और प्लासी का जो युद्ध है, इन चीजों पे तीसरा अगर कोई बनता है तो वो बनता है आंग्लो मराठा युद्ध, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध। और उसके साथ उसका एक परिणाम निकला था सालबाई की संधि। इसके अलावा इसमें चौथा क्वेश्चन बनता है सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा। टोटल कितने क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट में? 4 क्वेश्चंस बनते हैं। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, उस क्वेश्चंस को क्लियर करना है। दूसरा, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल से तैयार करना है, और एक आंग्लो मराठा युद्ध और उसी का परिणाम है। आंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो उसका परिणाम आया एक सालबाई की संधि के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा को समझाने के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके टोटल, और प्रत्येक यूनिट से वहां 3 क्वेश्चन आएंगे, एक निबंधात्मक में आएगा और 2 लघुत्रात्मक में आएंगे। इसका मतलब प्रत्येक यूनिट से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस आपके सामने टोटल बन रहे हैं 4। तो आप जब भी पढ़ो तब इन चीजों को विशेष इंडिकेट करके पढ़ना कि पहली यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, इन चीजों पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको पहले यूनिट में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार किसी सवाल को सीरीज आती है, पासबुक आती है, सब में रिपीट किए जाते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। आपको तो पूरा टाइटल देखना है, राजनीतिक आर्थिक स्थिति समझ ली, इसके अलावा दूसरी स्थिति कुछ नहीं पूछी जाएगी। बक्सर प्लासी पढ़ लो पूरा डिटेल से, सारी चीजें इन्हीं में छिपी हुई है। हो सकता है कोई कारण पूछे, कोई परिणाम पूछे, कोई घटनाएं पूछे, पर है इन्हीं के अंदर।
इसलिए इन चीजों को पूरी तरह से तैयार कर दे। 4 क्वेश्चंस बनते हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 में से 3 तो आने ही आने हैं, एक क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आएगा। अब मैं ज्यादातर अगर देखा जाए तो इन दोनों में से एक की संभावना बन रही है लगभग, और शाही संधि और गोद निषेध प्रथा में से भी एक की संभावना बन रही है ज्यादातर, कि इनमें से जरूर कोई कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता, तो फिर पीछे 2 रहे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये है यूनिट फर्स्ट। अब अगर यूनिट फर्स्ट के अलावा अपन यूनिट सेकंड की बात करें, तो जो यूनिट सेकंड है उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके। कुछ उस समय की अंग्रेजों की व्यवस्थाएं दी हुई थी, राजस्व व्यवस्था, उनके बारे में है। और वो व्यवस्थाएं है क्या? देखो, एक तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, और तीसरी जो चीज है वो है महालवाड़ी। कैसी स्थिति है? 3 चीज हैं अपने व्यवस्थाओं में। देखो, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, इनके गुण दोष क्या है वो एक बार इसके पीछे से याद कर लो, ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 3 चीजें हैं, एक ही टॉपिक है ये, और एक टॉपिक के 3 भाग दे रखे हैं। स्थायी बंदोबस्त 3 प्रकार की, उस समय व्यवस्थाएं थी, तो व्यवस्थाओं का सवाल आएगा, तो 3 व्यवस्थाएं थी, स्थायी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये चीजें लगभग इनमें से एक गारंटेड आपके आने की पूरी संभावना है कि इनमें से आएगा क्या। दूसरा, उस समय कुटीर उद्योगों का पतन, इंपॉर्टेंट है ये। एवं कृषि है, जो कृषि व्यापार में कैसे तब्दील हुई, तो कृषि का वाणिज्यकरण, ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी इकाई फर्स्ट में क्या है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था है। जबकि कुटीर उद्योगों के पतन में क्या है? उसके ज्यादातर कुटीर उद्योगों का पतन क्यों हुआ, उसके कारण पूछे जाएंगे आपको। तो ये कुटीर उद्योगों के पतन के पीछे क्या कारण थे, वो और कृषि का वाणिज्यकरण, ये 2 चीजें यहाँ बन रही है मोटे मोटे रूप में। इसके अलावा अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है धन निष्कासन। ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला, दादा भाई नौरोजी का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 3 हर यूनिट से आते हैं, और ये यूनिट है सेकंड। यूनिट फर्स्ट में 4 बन रहे थे, यूनिट सेकंड में 3 क्वेश्चंस है। व्यवस्थाओं वाला है, जिसमें 3 प्रकार की व्यवस्था दे रखी है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अगर ये बड़े क्वेश्चंस में आए तो तीनों एक साथ पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रखना है। 3 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं और 3 ही आने हैं। व्यवस्थाओं में क्या है? स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। दूसरा, कुटीर उद्योगों का पतन और कृषि का वाणिज्यकरण, और तीसरा क्वेश्चन बन रहा है धन निष्कासन का। तो जब 3 ही क्वेश्चंस आएंगे और 3 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अपने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इन हिसाब से ही तैयार करना है आपको। सीरीजों में, पासबुकों में क्या लिखा है, कैसा सवाल दिया, उसके हिसाब से नहीं, अपन को मुख्य टाइटल याद करना है, उसमें क्या चीजें आई है, तो उसके कारण, परिणाम सारे के सारे एक साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ो आप, ताकि आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो। और कंटेंट क्लियर है तो सवाल कैसा भी आ जाएगा घुमा फिरा करके आप उसको अटेंड कर लोगे, और सीधे क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ोगे तो कोई चीजें संभव नहीं है। तो ये रही अपनी यूनिट सेकेंड। अब आते हैं अपन यूनिट थर्ड पे। यही आप समझो, ये सारे महत्वपूर्ण की दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण सवाल ही है। यूनिट थर्ड, इसमें देखो पहला क्वेश्चन बनता है शिक्षा और न्यायिक सुधार। ये क्वेश्चन है थोड़ा, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज इतनी हार्ड भी नहीं है कि इस चीज में कोई चीज आ जाए, क्योंकि ये जो यूनिट थर्ड है ये थोड़ी बड़ी यूनिट मानी जाती है। दूसरा, उस समय भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, और इनमें थोड़ा ध्यान देना आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। इसमें 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण है। व्यक्ति विशेष में है राजा राम मोहन राय,
पूछ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और तीसरे हैं स्वामी विवेकानंद। अब तो ये तीन है। जब राजा राम मोहन राय को पूछा जाता है इनके बारे में, ज्यादातर ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाएगा, या तो ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय, तो वहां कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके बारे में ज्यादातर आर्य समाज का पूछा जाता है, या तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही पूरा परिचय पूछ लिया जाएगा, क्या इनका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान था उनको भारतीय समाज को, वो चीजें, या फिर ये। और तीसरा स्वामी विवेकानंद, इनके संबंध में अगर कोई चीज बड़ी पूछी जाती है, वैसे तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा विवेकानंद जी के बारे में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन का। तो इस प्रकार आप अगर देखो तो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन में तीन लोगों का बड़ा योगदान था अपने जो सिलेबस में है। इनमें से एक सवाल आपकी गारंटेड आएगा, ये तीनों आपको नोट डाउन करने के, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में क्या थी। मैंने ये डिटेल से इसलिए बताया है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन डायरेक्ट ना पूछ करके किसी एक एक का संदर्भ दे दे, तो आपको इस चीजों को विशेष याद रखना है। इसके अलावा इस समय क्या हुआ, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट घटना, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीस और एक चौथा बन रहा है कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन। इन चीजों पे आपको जोर देना। देखो ये चीज थोड़ी सी जो यूनिट है ये अलग हट करके है, जिनको आप रात दिन यूज में नहीं करते, ज्यादातर नहीं पढ़ते। इसमें एक तो शिक्षा और न्यायिक सुधार के बारे में है, दूसरा थोड़ा ठीक है लेकिन बड़े सेक्टर है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का। तीसरा प्रश्न जो बन रहा है वो पाश्चात्य शिक्षा में प्रेस के विकास के बारे में पूछा जा सकता है, और चौथा है वो है कृषक आंदोलन का। पर इसमें सबसे जो बड़ी चीज है और वो है 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं कह रहा हूं इसकी पूरी संभावना है, एक इनमें से सवाल बनना ही बनना है, इन तीनों में से एक, और एक ये आपको याद करने हैं, और एक शिक्षा और न्यायिक सुधार या पाश्चात्य शिक्षा में प्रेस के विकास और कृषक आंदोलन, इन तीन सेक्टर में से एक आ सकता है। पर सामाजिक धार्मिक आंदोलन में से लगभग आए हैं हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण पूछे जा सकते हैं, परिणाम पूछे जा सकते हैं। क्रांति असफल हुई थी तो असफलता के पीछे क्या कारण थे, क्या प्रकृति रही इसकी पूरी, तो 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़ना है। इसकी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। तो यूनिट थर्ड बड़ी यूनिट है, क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता कि शॉर्टकट लेकर के आ जाए और वो सवाल नहीं आता तो फिर आप दुविधा में पड़ जाओगे। पर ज्यादा बड़ा है नहीं, शिक्षा और न्यायिक सुधार है, एक क्वेश्चन बन रहा है, पाश्चात्य शिक्षा और प्रेस का विकास और कृषक आंदोलन। ये तीन चीजें नहीं थोड़ी याद कर लो, बाकी ये चीज अपन पढ़ते आए हैं रात दिन, तो इनको एक बार याद करना। और 1857 की क्रांति तो लगभग आपको तैयार करनी है। तो आपके कुछ 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 में से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आएंगे, यानी हर यूनिट से 3 तो आने ही आने हैं। अब अपन ज्यादा फोकस करते हैं यूनिट 4 पे। देखो 4th जो यूनिट है उसमें भारत में उस समय देखो कुछ आधुनिक भारत में राजनीतिक जागृति आई, तो राजनीतिक जागृति के क्या कारण रहे, कभी परिणाम पूछे जा सकते हैं। तो आपने दोनों चीजें साथ में याद करनी, राजनीतिक जागृति के कारण क्या थे और परिणाम क्या। दूसरा, जब राजनीतिक जागृति आई तो 3 प्रकार के कुछ मूवमेंट चले, उग्रवादी, उदारवादी। आपने कभी पढ़े होंगे कि ये चीजें थी क्या, तो उग्रवादी, उदारवादी और क्रांतिकारी जो आंदोलन चले उनके बारे में। तो सबसे पहले उदारवाद, इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, जिसमें प्रारंभिक दौर कांग्रेस की स्थापना के समय उदारवाद में आई, फिर उग्रवाद आया और लास्ट में क्रांतिकारियों का रूप आ गया। तो इन सिस्टम के सिद्धांत जो ये हैं, ये उन सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है कि उदारवाद क्या है, कैसे आया, क्या चीजें थी, तो पूरी चीजें डिटेल से याद करनी है। उग्रवाद के बारे में पूछा जा सकता है और क्रांतिकारियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक जागृति यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस भारत में आई कब,
1857 की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में भारत में लगभग 1857 की क्रांति के बाद में कई राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, कई सामाजिक संगठनों का उदय हुआ जिन्होंने बढ़ चढ़ करके देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न करने शुरू किए थे। तो आपको राजनीतिक जागृति के कारणों में कई सारे कारण आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा और ये भी इजी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देखना, नॉर्मली है, ज़्यादा फैक्ट पॉइंट भी इनमें बहुत कम है, तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा जोर देना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है गांधी जी, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा पूछे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, वरना इनके 3 आंदोलन बड़े फेमस हुए हैं, उन तीनों को अपने को याद करना है। असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी का हिस्सा है नमक सत्याग्रह, और उसी को कहा जाता है दांडी मार्च। तो सारी चीजें जुड़ी हुई है। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। कितने हैं? 3 क्वेश्चन बन रहे। देखो, राजनीतिक जागृति के कारण और परिणाम, उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारियों के सिद्धांत क्या थे, वो चीज याद करने, और एक गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। तो भारत की आजादी में इनका जो बड़ा योगदान है, उन योगदान को हम 3 आंदोलन के माध्यम से समझते हैं, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चीजों को आपको विशेष याद करके जाना। कभी बार नमक सत्याग्रह के बारे में पूछे, दांडी मार्च के बारे में पूछे, तो ध्यान रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से याद करना, ये सारे इसी के हिस्से हैं। इसके अलावा अगर इसमें ज्यादातर पूछा गया है चौथा क्वेश्चन, तो चौथा है, वैसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कृषक, श्रमिक एवं दलित आंदोलन। आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से मोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कृषक, श्रमिक और दलित आंदोलन, इन मूवमेंटों को पूछा जा सकता है। तो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं 4, टोटल कितने, चौथी यूनिट के 4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। राजनीतिक जागृति के कारण परिणाम पढ़ लो, उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारियों के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी का क्या योगदान रहा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके अलावा कृषक, श्रमिक एवं दलित आंदोलन, इनमें से लगभग 60% गारंटेड है, और इसकी भी गारंटी है। तो फिर इनके पीछे ये और ये रहते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करो। 4 में से 3 आ रहे हैं, तो ज़्यादा मोस्ट के चक्कर में अपन को उलझने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यूनिट 5वीं, आधुनिक जो भारत का इतिहास है, उसमें अंतिम समय में जब भारत की आज़ादी मिलने वाली थी, उस कालखंड के दौरान क्या घटनाएं घटित हुई है, उसको यूनिट 5 में लिया गया है। तो यूनिट जो 5वीं है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन बनता है, वो बनता है 1909 का एक्ट, इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। 1919 का एक्ट, मॉन्टेग्यू शैम्सफोर्ड। और 1935 भारत शासन अधिनियम। तो कितने, 3 एक्ट है, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। इन एक्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, लगभग संभावना है एक एक्ट पूछा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सी इन अधिनियमों के बारे में है, तो इन अधिनियमों को अपने पूरी तरह से याद करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के पीछे क्या कारण रहे और भारत के विभाजन के पीछे क्या कारण, दोनों सेम क्वेश्चन है, लगभग थ्योरी सेम चलती है, अच्छे से याद करना, क्वेश्चन आएगा। तो 9-19-35 में से एक है, और दूसरा सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन के बारे में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। इनके पैरेलल इनका जो एक संगठन था आजाद हिंद फौज,
ये चीज़ याद करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट अंतिम में है भारत में देशी रियासतों का विलय। और इनमें इम्पोर्टेंट है कश्मीर, हैदराबाद, इनके संदर्भ में, और जूनागढ़। 4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ये चीज अच्छी है। सिर्फ यूनिट 3 को छोड़ दे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 आने हैं, तो अपन को कोई ज्यादा मोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहला क्वेश्चन 9, 19 और 35 में से है। दूसरा सांप्रदायिक राजनीति और भारत के विभाजन का सवाल बनेगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को इसके साथ में दोनों पैरेलल है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ये पढ़ोगे तो इसको पढ़ना ही है, और इसको पढ़ोगे तो सुभाष को पढ़ना ही है, तो इसका मतलब साथ साथ में है। और तीसरा क्वेश्चन बन रहा है भारत में देशी रियासतों का विलय, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। 4 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अपने ज्यादा बड़ा माथापच्ची वाला काम है नहीं, आपको पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करके जाना है। और हर यूनिट को यूनिट वाइज आप क्वेश्चंस देखोगे। मैंने जो क्वेश्चंस आज आपको बताए हैं यहाँ, उन क्वेश्चंसों को आप एक बार देख करके ही जाओगे। सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। ये आप प्रश्न पत्र देख करके भी देख लेना, क्योंकि जो जो प्रश्न बन रहे हैं यूनिट वाइज, उन सारों को अपन ने अटेंड करने की कोशिश की है। क्लियर? आप अच्छी मेहनत करें, अच्छे तरीके से इसको याद करके जाए और अच्छा प्रश्न पत्र दे करके आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।